my dear friends, welcome back to our channel Saloni Verma Study Point. This is me Saloni Verma. Today's session is going to be super excited and enthusiastic. Today I am going to cover a 6th semester unit number 1. आपकी बुक का नाम है Perspective of Public Administration. इसी को करने वाले हैं और ज्यादा यूनिट भी नहीं है, इसे हम जल्दी से जल्दी कवर करा देंगे। फिर आप सभी के लिए वन शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी लेके आई जाएगी। बस आपके एक सपोर्ट की जरूरत है, आपके लाइक और सब्सक्राइब की जरूरत है, वो तो आप कर ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों बात करने वाले हैं एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन। अच्छा एक बात और, ये जो आपकी 6th सेमेस्टर की वीडियो है वो आपके लिए ही नहीं, 2nd सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी है जो कि ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। तो दोनों की बुक सेम है, दोनों के क्वेश्चन पेपर भी सेम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट एनी फर्दर डिले। बेसिकली बात करने वाले एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन। दोस्तों देखो, अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन, इसमें हम लोक प्रशासन समझेंगे। सबसे पहले लोग आ रहे हैं, इसमें हम जनता के बारे में ज्यादा समझते हैं। जनता के हितों के लिए, जनता के लिए किस तरीके के कार्य करने हैं, देश को किस तरीके से विकास की राह की ओर लेके जाना है, किस तरीके से डेवलप करना है, देश के कौन कौन से अंग होंगे, इन सब चीजों को समझते हैं। इसमें हम समझेंगे कि सरकार के कौन कौन से अंग किस किस तरीके से कार्य करते हैं और हर एक अंग अपने आप में विशेष है और स्वतंत्र तरीके से कार्य करता है। देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई नीतियां, ये नीतियां क्यों बनाई जाती हैं, एक फ्रेमवर्क क्यों दिया जाता है, रूल रेगुलेशन इसलिए बनाया जाता है ताकि सभी लोग उन रूल रेगुलेशन को ओबे करे, उन्हें फॉलो करे। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो कोई भी कहीं पे भी चोरी कर लेगा, कोई किसी की भी हत्या कर देगा। इसलिए नियम कायदे कानून हर एक जगह जरूरी है। जैसे कि आपके घर में भी कुछ नियम कायदे कानून है, बाहर चप्पल उतारना, बड़ों का आदर करना, अतिथि देवो सत्कार करना, ये सब चीजें जस्ट वैसे ही दोस्तों एक देश को, एक बड़ी सी कंट्री को, अपने नेशन को चलाना है तो उसके लिए नियम कायदे कानून तो जरूरी ही है। इसी को लोक नीति के अंदर समझते हैं हम लोग, लोक प्रशासन कहा जाता है। नीति और योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया लोक प्रशासन होती है कि देश में कौन सी नीतियां लेके जाए, कौन सी योजनाएं बनाई जाए, कौन कौन से प्लान बनाए जाए और किस तरीके से उसे फॉलो किया जाए और अपनी कंट्री के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए, इसी को लोक प्रशासन कहते हैं। और उसे लागू करना, ये नहीं कि बस डिसाइड कर लेना, ये सब चीजें हैं। ये सरकार को कार्यपालिका का भाग से जोड़ती है। बेसिकली आप जानते हो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब आपको पता है विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका दोस्तों नाम से ही समझ आ रहा है, कार्य करेगी, कानून को लागू करेगी। जो उन्होंने बनाया है विधायिका ने, ये उसे लागू करने का कार्य करेगी। जुडिशरी यानी न्यायपालिका दोस्तों जस्टिस करेगी। इसके अलावा अगर कोई कानून का, संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसे दंडित करेगी और सभी को उसका पालन करवाएगी। ये आपको समझ आ गया होगा। इससे जुड़ा हुआ है, यह केवल नियमों का पालन नहीं है बल्कि जनता कल्याण। सिर्फ इसमें ये नहीं है कि नियम नियम नियम, इसमें जनता के विकास के लिए, जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए योजना बनाई जाती है। क्योंकि अगर जनता के लिए ही नहीं समझा जाएगा तो लोक प्रशासन सिर्फ नाम का नहीं, लोगों के लिए किया गया प्रशासन है, लोगों के हितों को प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे इसमें क्या है, कल्याण, विकास और सामाजिक परिवर्तन। समाज के विषयों को समझना जरूरी है, समाज में परिवर्तन करना जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप बचपन में पढ़ते थे, क्या आपके प्रेजेंट टाइम की पढ़ाई में और पास्ट टाइम की पढ़ाई में अंतर है या नहीं है? ऑफ कोर्स अंतर है, डिफरेंस है एजुकेशन का, इसके अलावा सिलेबस का, है ना, आपकी मेंटालिटी का, आप कितने एजुकेटेड हो चुके, कितने समझदार हो चुके हो, सब कुछ मैच्योरिटी पे डिपेंड है। जस्ट वैसे ही दोस्तों समाज में, सोसाइटी में भी कुछ बुराइयां होती हैं, उन्हें भी हटाना जरूरी है। एक अच्छा समाज बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए कुछ चीजों का परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा ये एक अंतर विषय विषम है जिसमें क्योंकि राजनीतिक और शास्त्रीय अशास्त्रीय इतिहास है। जैसे इतिहास में आप जानते हो पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, परंतु अब राजाओं का नहीं। आप देखोगे इसमें प्रधानमंत्री का शासन होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है। तो इस प्रकार से आपको पता है वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और यही काम नहीं, सरकार के हर एक अंग अपना प्रमुख कार्य करती है, अपनी स्वतंत्रता के साथ कार्य करती है।
महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के नियम तभी सफल होते हैं जब प्रशासन उसे सही तरीके से लागू करे। कानून बनाने से कुछ नहीं, उसे फॉलो करना चाहिए एक पैटर्न वाइज, ताकि लोग उन नियमों को समझ सके और उसे फॉलो कर सके। इसके अलावा प्रशासन राज्य और जनता के बीच में एक सेतु का काम करती है। प्रशासन से जनता कनेक्ट होगी तभी तो ये बोल सकते हैं बॉन्ड एक मजबूत होने वाला है, क्योंकि ये जनता के हितों के लिए, जनता के कल्याण के लिए और जनता के द्वारा ही तो बनाया जा रहा है। इसी को लोक प्रशासन कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके अलावा आप देखोगे कौटिल्य जी के द्वारा भी बताया गया है कि किस तरीके से प्रशासन होता है। उन्होंने अपने इतिहास के माध्यम से समझाया है। जब राजा हुआ करते थे उसी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट में ही उस चीजों का मामरिक चित्रण कर दिया है, जो कि इतिहास की चीजें प्रेजेंट से कन्वर्ट हो रही है। शरीर के एक जिंदा अंग के माध्यम से, जीवित अंगों के माध्यम से लोक प्रशासन को समझाने का प्रयास किया है। चलिए समझते हैं। दोस्तों देखिए, कौटिल्य जी के द्वारा बताए गए लोक प्रशासन के बारे में समझने से पहले जरा जान लेते हैं कि कौटिल्य है कौन। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन तीनों ही नामों से जाना जाता है, जो कि तीनों ही नाम बहुत ज्यादा अपने आप में प्रसिद्ध हैं। अगर बात की जाए कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। ऐसे आप जानते हो प्रधानमंत्री, जस्ट वैसे ही मान लो उनकी उस टाइम में शक्ति थी। प्रेजेंट से कन्वर्ट करके चलेंगे ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है, मंत्री थे, काफी अपर पोस्ट थी। इसके अलावा ये बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन करते थे, उन्हें बताते थे कि एक राजा को किस तरीके से युद्ध में नीतियां करनी चाहिए, किस तरीके से युद्ध को जीतना चाहिए और किन किन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसे कि फॉलो करना चाहिए। और दोस्तों ये इनका क्या मानना था कि राजा होता कौन है? राजा वो होता है एक अच्छा, योग्य, कुशल शासक जिसके अंदर वीरता हो, कायरता ना हो, शूरवीर हो और योग्यता भी हो। ये नहीं कि अगर कोई राजा का पुत्र है तो राजा बन गया, उसके अंदर वो प्रतिभा, वो योग्यता होनी चाहिए ताकि वो साम्राज्य का विकास कर सके, जनता का कल्याण कर सके और जनता उससे खुश रह सके, राजकोष को भर सके। इसके अलावा जनता का पालन पोषण कर सके, जनता पे बेफिजूल के टैक्स ना लगाए, जनता के बारे में सोचे। वही एक कुशल राजा होता है, क्योंकि जनता उसी को अपना स्वामी, उसी को अपना अन्नदाता मानती है। इसीलिए उन सब नीतियों, उन सब कौशलों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब अंगों के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स, हर एक बॉडी पार्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी के अंदर। जस्ट वैसे ही ये अंग भी किसी देश को चलाने के लिए, यानी कि लोक शासन, लोक प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ये लोक प्रशासन आधुनिक नहीं है, इसकी जड़ें इतिहास से ही देखने के लिए मिलती हैं। ये लोक प्रशासन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी देखने के लिए मिलता है, जिसकी उन्होंने पहले ही बुनियाद, उसकी पहले ही नींव रख दी थी, जिसे अब हम आधुनिक तौर पे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझना स्टार्ट करते हैं। अगर बात की जाए स्वामी किसे कहा जा रहा है? स्वामी यानी राजा, राजा इसे शासक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे सर के समान माना गया है। ऐसा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर है, हर एक बॉडी पार्ट है, वो बात अलग है। सिर वह सर्वोच्च है, वो मुखिया है जो कि मार्गदर्शन करता है, जो कि बताता है कि राज्य को कैसे चलाना है, एक अन्नदाता की भूमिका निभाता है। उसकी बातों को सब लोग सर्वोपरि रखते हैं, इसीलिए उसे सबसे ऊंचा पद, सर का पद दिया गया है। आगे अमात्य। दोस्तों अमात्य यानी मंत्रियों की बात की जा रही है। मंत्री जैसे आप मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री, ठीक है। अमात्य वो होते हैं, उन्हें आंखों का दर्जा दिया गया है। वो चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं कि क्या कमी है, उसे कैसे पूरा करना है, क्या कल्याण किया जाए, किन किन चीजों की कमी है। इसके अलावा आप देखोगे प्रशासनिक तंत्र और सलाहकार जो शासक का मार्गदर्शन करते हैं, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया, ये कमियों को ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे राजा यानी शासक के पास। और शासक किसके समान है? सर के। तो इन्हें बताया जाएगा, फिर वही तो इन चीजों को फॉलो करेंगे। इसीलिए तो इन्हें रखा जाता है आंखों के तौर पे, ताकि सलाह दे सके, अच्छा मार्गदर्शन कर सके। जनपद। दोस्तों अगर एक लैंग्वेज में समझाया जाए जनपद क्या होता है, जहां
जहाँ पे जनता पैर रखती है वहां पे बसावट होती है और जनता वहां पे रहना शुरू कर देती है, उसी को जनपद कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य में आप जानते हो 16 महाप्रसिद्ध जनपद थे। जनपद तो बहुत सारे थे, परंतु उन 16 में से भी कुछ प्रसिद्ध थे, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती, गंधर्व, वज्जी। देखिए दोस्तों, तो क्षेत्र और लोक, जनपद जो प्रेजेंट टाइम में समझा जाए वो क्षेत्र और लोक होते हैं, यानी पैर। अच्छा बताइए, हमारे बॉडी के अंदर पैर भी तो बहुत जरूरी है हमें स्थिर रहने के लिए। जस्ट वैसे ही किसी भी देश की नींव को बरकरार रखने के लिए, उसे स्थायी रखने के लिए, डामाडोल ना करने के लिए पैर अत्यंत आवश्यक हैं। तो वो है जनपद। राज्य की नींव संसाधन और श्रम प्रदान। जो जनता है उसे उचित श्रम दिया जाए, हर एक कार्य को रिस्पेक्ट दी जाए, हर एक इंसान के काम को छोटा और बड़ा ना समझाए, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, तभी तो जनता खुश रहेगी राजा से, और तभी तो राजा का पद सर्वोच्च। आप समझते हैं दुर्ग। दुर्ग मतलब किला, राज्य, शहर। इसके माध्यम से दुर्ग को बताया गया है। ऐसे पहले तो दुर्ग हुआ करते थे, अब हम उन्हें राजधानी बोल सकते हैं, शहर बोल सकते हैं और किला बोल सकते हैं। और ये जो है हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं। आप देखोगे रक्षा बचाव के लिए किए जाने वाली आत्मरक्षा के लिए हथियार का उपयोग क्यों करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए किया जाता है, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ये हमारे हथियार के समान है। आगे समझिए, कोष क्या होता है? कोष खजाना, यानी ये हमारे मुंह के समान है। मुंह के समान क्यों है दोस्तों? राज्य के पोषण और रखरखाव के लिए आवश्यक है। जो राजा है बेसिकली वो जनता का पोषण कर सके, जनता को बेसिकली बोल सकते हैं वो सारे पोषक तत्व दे सके जिनकी उन्हें आवश्यकता है, उनका पालन पोषण कर सके, तभी तो वो राजा कहलाएगा। नहीं तो ऐसे तो कोई भी राजा नहीं कहलाएगा। वो सारी योग्यताएं हो जिन पे वो अमल कर सके और खरा उतर सके। बात करेंगे अब देखिए, डंडा, सेना, न्याय, ये हृदय के समान है, मन के समान है। आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, बाहरी सुरक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक होती है। अपने देश के आंतरिक तौर पे, अपने देश को आंतरिक तौर पे मजबूत रखना और इसके साथ साथ बाहरी सुरक्षा का भी ध्यान रखना कि बाहर से भी कोई शत्रु दल आक्रमण ना करे, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहले भी जरूरी था और प्रेजेंट टाइम में भी जरूरी है। आगे समझते हैं मित्र, जिसे मित्र कहा जाता है। ये कान के समान है। कूटनीति के माध्यम से प्राप्त बाहरी समर्थन और खुफिया जानकारी। इनका ये मानना था कि कूटनीति का उपयोग करना चाहिए, हमें अपने कानों को बाहर रखना चाहिए। दोस्तों वो वाले कान नहीं, यानी कि अपने खुफिया जासूसों को रखना चाहिए, जाके वो बाहर की जानकारी दे सके और पता कर सके कि शत्रु दल कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, वो किसी तरीके का आक्रमण तो नहीं करने वाले हैं, किस तरीके से सुरक्षा करके रखनी है। तो उन्हें हम बोलते हैं कानों के समान, जो कि हर एक चीज की जानकारी देते हैं। तो आपको अब पूरे अच्छे तरीके से समझ आ रहा है कि बेसिकली ये है क्या। आपको समझ आ रहा है कि कौटिल्य के द्वारा बताए कि जो भी जानकारियां हैं वो प्रेजेंट टाइम से दोस्तों किस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अभी तक मुझे पता है आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है। आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेट वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, सपोर्टिव वीडियोस और साथ साथ में एजुकेटेड वीडियो लाते रहेंगे आप सभी के लिए। दोस्तों आगे समझते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए कौटिल्य की जो भी रणनीतियां बताई गई थी, जिन चीजों को भी देखा गया, उन सब चीजों को लोक नीतियों से जोड़ा गया और समझा गया कि लोक नीतियों को किस तरीके से बनाना है। लोक नीतियां वो हैं जिन्हें समझा जाता है कि कौन कौन से नियम, कौन कौन से कानून और किन किन चीजों की, किन किन संगठनों की देश को आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को वर्तमान में महसूस करके उन पर कार्य करने को ही लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन का विकास और अनुशासन के रूप में समझने वाले हैं थोड़ा सा। चलिए, वुडरो विल्सन का योगदान। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है और आप देखोगे इन्होंने 1887 में प्रसिद्ध निबंध स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति प्रशासन के बीच में अलगाव की बात की और सरकारी कार्य के अधिकार प्रभावी व्यवस्थित हो सकते व्यावसायिक बनाने पर बल दिया। इसका मतलब इन्होंने बोला कि बेसिकली ये जो
ये है राजनीति है। राजनीति में प्रशासन को भी लेके आया जाए, परंतु जो प्रशासनिक जो लोग अपना एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद आईएएस आईपीएस बनते हैं, उन्हें जो अपर लेवल की जॉब दी गई है वो अपना स्वतंत्र तरीके से काम करे ताकि देश को और अच्छे से बढ़ाया जा सके। अलगाव की बात की गई और बोल सकते हैं सरकारी कार्यों को अधिक प्रभावी तरीके से काम करने के लिए बताया गया। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, इस सिद्धांत ने प्रशासन की दक्षता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की वकालत की। इसके साथ आप देखोगे कि जरूरत के हिसाब से भर्तियां की जाती हैं और नई नीतियां बनाई जाती हैं। ये पूरा का पूरा आपका यूनिट कंप्लीट होता है दोस्तों। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ you are new to the channel, so hit the bell icon button and join our YouTube family Saloni Verma Study Point, and please like, subscribe and share and drop your feedback in comment box because your feedback is real motivate us। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।